हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप भी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती। आज की इस वीडियो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बॉटनी का एक चैप्टर है जिसका नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, इस चैप्टर को आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्योंकि ये 8 में भी था, 8 क्लास के भी सिलेबस में था, 9th क्लास के भी सिलेबस में था और इसको हम लोग 11th में भी पढ़ने वाले। तो देखिए, सेम वैसा ही है बट कुछ कुछ इसमें नया है। ऑब्वियसली क्लास 11th में आया तो इसमें थोड़ा सा डीप करके हम लोगों को बताया गया है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि चैप्टर का नाम जो है कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सेल का जो डेफिनेशन समझने वाले हैं, जो कि आई थिंक बहुत सारे बच्चों को रटा हुआ होगा क्योंकि हम लोग इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो रट ही लेते हैं सब कुछ। तो देखो, व्हाट इज सेल। तो क्या लिख सकते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, हम लोग क्या कहते हैं सेल को कि बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब हमारे बॉडी का अगर कोई भी पार्ट हो वो किससे बना हुआ है, वो सेल से बना हुआ रहता है। चाहे वो आंख हो, कान हो या कुछ भी हो, चाहे हमारा स्किन हो, ये सब क्या बना रहता है, ये सारे सेल से बने हुए रहते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे बॉडी का जो भी फंक्शन है उसको कौन परफॉर्म करता है, उसको सेल ही परफॉर्म करता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। तो स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं, बिकॉज all parts of cell, all parts of body are made up of cell. तो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट क्या किससे बना हुआ रहता है, सेल से बना हुआ रहता है। देन क्वेश्चन आती है कि फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का चाहे वो कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, एनी रिएक्शन और मूवमेंट are performed by cell। हमारे बॉडी का कोई भी रिएक्शन होता है, कोई भी हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है, मूवमेंट कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में क्या होती है कि एलिमेंट्री कनाल होता है, उसमें क्या होती है कि फूड पार्टिकल्स इधर से उधर जाते रहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर मूवमेंट होता है। हमारे स्टमक में खाना जाता है तो स्टमक भी मूव करता है ताकि खाने को अच्छे से क्या हो सके, डाइजेस्ट कर सके वो। तो जितने भी मूवमेंट होते हैं या हमारे बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो सारे कौन परफॉर्म करता है, वो सारे सेल ही परफॉर्म करते हैं। क्योंकि हम लोग स्टोमक का अगर एग्जांपल है तो स्टोमक क्या होता है, स्टोमक सेल से बना हुआ रहता है। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अगर फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेल ही परफॉर्म करता है। यूनिट ऑफ लाइफ, अब देखो इसको लाइफ क्यों कहा गया है। तो देखो, लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि सेल प्रेजेंट होता है। देखो, अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें या हम लोग अगर ह्यूमन की बात करें, जैसे कोई भी है सोनू मोनू कुछ भी है, सोनू है, ठीक है। तो अगर सोनू के बॉडी का अगर कोई भी एक सेल देखा जाए या कहा जाए कि अगर ये कोई भी ह्यूमन बींग वो कितने सेल से बने हुए रहते हैं, तो ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं। ट्रिलियन ऑफ सेल से बने हुए रहते हैं। और कितने टाइप के सेल होते हैं हमारे बॉडी में, टोटल या कह सकते हैं कि मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट हुए रहते हैं। तो मोर देन 200 टाइप ऑफ सेल are present in our body। हमारे बॉडी में क्या होता है कि 200 से ज्यादा टाइप के सेल प्रेजेंट रहते हैं। एंड कितने सेल प्रेजेंट रहते हैं, तो मिलियन, बिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट रहते हैं। अब देखो, सेल जो होता है वो डिफाइनिंग फीचर होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग। अब क्यों कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल को उसका डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि देखो अगर किसी में सेल प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लिविंग कहेंगे। किसी में प्रेजेंट नहीं रहेगा तो उसको नॉन लिविंग कहेंगे। इसलिए ये डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर क्यों होता है, क्योंकि इफ सेल इज प्रेजेंट एंड दूसरे साइड क्या होगा, सेल इज एब्सेंट। इसका मतलब होता है एब्सेंट और प्लस का साइन रहेगा बीच में तो उसका मतलब होगा प्रेजेंट।
ठीक है, तो अगर सेल प्रेजेंट रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको लिविंग कहेंगे। और किसी नाम से जानते हैं, हाँ, इसको हम लोग बायोटिक भी कहते हैं। और एक नाम से जानते हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है, वो होता है एनिमेट। एनिमेट, एनिमेट क्यों कहा गया है? क्योंकि देखो हम लोग यूट्यूब पर भी वीडियो देखते हैं, एनिमेशन वाला वीडियो होता है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो जो होता है वो मूव कर करके हम लोगों को दिखाता रहता है, इसलिए उसको एनिमेट कहते हैं। ठीक है, अगर सेल एब्सेंट रहेगा तो ऑब्वियसली इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर लिविंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है, यहाँ पर बायोटिक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबायोटिक। एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको एनिमेट कहते हैं, जिसको इन एनिमेट कहेंगे। इन एनिमेट मतलब अगर किसी में सेल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग इन एनिमेट कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या कह सकते हैं कि वो ए बायोटिक है। ए मतलब होता है एब्सेंट, बायो मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ जिसमें एब्सेंट हो। तो देखो सेल क्या होता है, सेल होता है डिफाइनिंग फीचर, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे, वो भी उसका सेल का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, चाहे कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से बना हुआ हो, उसके अंदर क्या रहता है कि उसके अंदर सेल प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, उसको लिविंग कहते हैं। चाहे वो एक सेल हो, ये बहुत सारे सेल हो, हमारे अंदर बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर मैं लिखी हूँ बिलियन बिलियन ट्रिलियन ऑफ सेल प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग क्या है, हम लोग लिविंग है। अगर किसी में सेल प्रेजेंट ना हो तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको नॉन लिविंग कहते हैं। इसलिए कहा गया है कि सेल इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी में सेल प्रेजेंट रहेगा तो लिविंग, प्रेजेंट ना रहेगा तो नॉन लिविंग। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी सबसे पहले हम लोग पढ़े व्हाट इज सेल, आखिर सेल होता क्या है, जो कि चैप्टर का ही नाम है। तो देखो सेल क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर के नेम ही दिया गया है, यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ, हमारे लाइफ की एक इकाई होती है सेल। मतलब कह सकते हैं कि कोई भी लाइफ है तो किसके वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, वो सेल की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। अगर सेल का डेफिनेशन कहा जाए तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लाइफ। बेसिक स्ट्रक्चर क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी का चाहे कोई भी पार्ट हो, वो किससे बना हुआ रहता है, वो सेल से बना हुआ रहता है। ऑब्वियसली हमारे बॉडी में कुछ ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, बट अगर कहा जाए तो पूरा ओवरऑल हमारा बॉडी किससे बना हुआ रहता है, वो सेल से बना हुआ रहता है। तो इसलिए इसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा गया है, क्योंकि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कौन रेडी करता है, वो एक सेल रेडी करता है। जैसे कि अगर आप किसी बिल्डिंग को देखोगे तो बिल्डिंग क्या रहता है कि बिल्डिंग तो हाँ बिल्डिंग रहती है, बट अगर कहा जाए कि बिल्डिंग बनी किससे रहती है, तो वो किससे बनी रहती है, एक ब्रिक से बना रहता है। मतलब कहा जाए कि बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर कौन तैयार करता है, तो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्रिक की वजह से तैयार हो पाते हैं। ठीक वैसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग स्ट्रक्चर कौन तैयार कर पाता है, तो एक सेल तैयार कर पाता है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे बॉडी चाहे कोई भी फंक्शन हो, चाहे वो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो या हमारे बॉडी में कोई मूवमेंट हो, ये सारे कौन कंट्रोल करता है, ये सेल कंट्रोल करता है एंड सेल इसको परफॉर्म करता है। देन नेक्स्ट आता है इसको लाइफ क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो लाइफ जो होता है, ये जो सेल होता है वो होता है डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग तभी कह पाएंगे जब उसमें सेल प्रेजेंट रहेगा। अगर सेल प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग लिविंग कहेंगे, प्रेजेंट ना रहेगा तो उसको नॉन लिविंग कहेंगे। अगर सेल प्रेजेंट रहता है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, उसको बायोटिक भी कहते हैं, एनिमेट भी कहते हैं। एंड जिसमें सेल प्रेजेंट नहीं रहता है, जो कि नॉन लिविंग होती है, उसमें क्या रहता है, उसको नॉन लिविंग कहते हैं, अबायोटिक कहते हैं, या इनएनिमेट कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो ये चैप्टर हम लोग को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि कोई एक आदमी था जिन्होंने क्या किया, इस सेल का डिस्कवरी किया। अब किसने किया इस सेल का डिस्कवरी, तो वही अब हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर सेल का डिस्कवरी किया किसने। तो देखो सेल जो होता है, ऑब्वियसली अगर हम लोग खुद से अभी नेकेड आई से अगर सेल को देखना चाहें तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। मतलब कि सेल को देखने के लिए हम लोग को किस चीज का जरूरत पड़ता है, माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है। इसका मतलब वो जो आदमी होगा जो कि सेल को देखा होगा फर्स्ट टाइम, उसको उन्होंने सेल को देखने से पहले क्या किया होगा, उसको एक माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा होगा। अब कौन थे ये महान आदमी, तो उसका नाम है रॉबर्ट हुक। कौन आते हैं, पहले आते हैं रॉबर्ट हुक। और उन्होंने ये काम किया कब, तो उन्होंने इस महान काम को किया 1665 में। ठीक है, अब 1665 में क्या हुआ कि ऑब्वियसली सेल को देखने से पहले क्या बनाना पड़ा होगा, उसको माइक्रोस्कोप बनाना पड़ा होगा। तो ऑब्वियसली उसका कमाल क्या है, माइक्रोस्कोप ही है, क्योंकि माइक्रोस्कोप की वजह से वो सेल को देख पाया। तो कैसा माइक्रोस्कोप था, तो सिंपल माइक्रोस्कोप थी, सिंपल माइक्रोस्कोप that used to saw
कॉर्क सेल। अब कॉर्क सेल क्या होता है? देखो, अगर हम लोग एक ट्री बनाते हैं, कोई भी ट्री हो, तो ट्री में क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि ट्री का अगर देखा जाए कि उसका जो तना होता है, स्टिम जो होता है, उसमें क्या होता है कि बाहर के साइड से ना ऐसा सूखा सूखा लेयर प्रेजेंट रहता है। सूखा लेयर कहने का मतलब एक बहुत ही हार्ड लेयर प्रेजेंट रहता है, जो कि नॉन लिविंग होता है, मतलब कि वो डेड सेल होते हैं। जो सेल डेड हो जाते हैं ना, मतलब जब वो सेल मर जाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसको स्किन के बाहर भेज दिया जाता है, बाहर पर आ जाते हैं। अगर हम लोग खुद की बात करें, तो हमारे भी बॉडी के अंदर जो डेड सेल हो जाते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, वो बाहर की साइड और साइड एक लेयर बना लेते हैं। तो वही क्या था कि जब क्या किए कि जब ये जो बार्क होता है, इसी को उन्होंने क्या कहा कि कॉर्क सेल था। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्क सेल कहते हैं, जो कि बेसिकली डेड सेल होते हैं। उसको वो देखे, ऑब्वियसली देखे तो उसको कुछ ना कुछ दिखा तो होगा, तो वो देखे क्या, तो उसको एक स्ट्रक्चर दिखा जिसको हम लोग कहते हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे करके ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट था। ऐसे करके क्या थे, ऐसे करके बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट। ये कैसा लग रहा है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनी कॉम मतलब क्या होता है, देखो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उसको अगर आप देखोगे तो वो भी ऐसे ही हेक्सागोनल रहता है, ठीक है। तो ये कैसा दिखा, ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि हम लोग हनी कॉम को अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, दिखता भी है। तो उन्होंने उनको नेकेड आई से देख लिया और उनको ये एकदम इक्वल लगा, मतलब कि दोनों एक जैसा लगा कि ये भी कैसा दिखता है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। और उन्होंने इसको लिखा भी, क्या लिखा कि हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। और हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर क्या था, ये बेसिकली ये डेड सेल थे। ये क्या थे, डेड सेल, डेड सेल थे। तो उन्होंने क्या किया, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर से देखा, और वो देखे क्या, यहाँ पर भी लिख देते हैं, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दैट वाज डेड सेल, दैट वाज डेड सेल। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका नामकरण भी किया। ऑब्वियसली कुछ ऐसे होते हैं ना जो कि मतलब कि उसका डिस्कवर तो करते हैं, बट वो उसका नाम नहीं दे पाते। बट ये जो थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने उसको देखा और उनका उन्होंने नाम भी दिया। क्या नाम दिया, सेलुला, सेलुला। देखो, हम लोग सेल पढ़ते हैं, लेकिन ये दूसरे देश के थे तो ऑब्वियसली वो अपने लैंग्वेज में नाम देंगे, उन्होंने इसका नाम दिया सेलुला। अब सेलुला का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली वो क्या थे कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे होंगे, तभी तो उन्होंने सेल का डिस्कवर कर पाए। तो उन्होंने एक इसका नाम दिया सेलुला, तो कुछ सोच कर दिए होंगे। तो उन्होंने इसका नाम सेलुला क्यों दिया, क्योंकि सेलुला का मतलब होता है, सेलुला का मतलब क्या होता है, इम्पटी कंपार्टमेंट। मतलब कि उन्होंने इस सेल को तो देखे, बट इस सेल के अंदर उसको कुछ दिखा नहीं। हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर हजारों चीज प्रेजेंट रहते हैं, उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं, साइटोप्लाज्म रहता है, बट वो ये सब कुछ नहीं देख पाए थे। सिर्फ और सिर्फ एक खाली सेल जैसा अभी दिख रहा है, कुछ ऐसे उनको दिखा था। ऑब्वियसली खाली खाली दिख रहा है, तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, लिटिल कंपार्टमेंट, मतलब छोटा सा कंपार्टमेंट था। और वो कैसा था, इम्पटी था। तो इम्पटी कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कैसा था, तो वो लिटिल था, छोटा सा कंपार्टमेंट वो देखे थे, ठीक है। तो उन्होंने इसका नाम भी दिया। अब देखो क्या हुआ, इन सब चीजों को हम अभी पढ़ पा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। कैसे पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज को कहीं पर तो लिखा होगा। उन्होंने कहाँ पर लिखा, तो ही रोट अ बुक माइक्रोग्राफिया। उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था, माइक्रो। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। उन्होंने एक ऐसा किताब लिखा था जिसमें छोटे छोटे जीवों के बारे में पूरी दुनिया थी। छोटे छोटे जीव कौन आता है, सेल के बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। तो अब देखो कहा जाएगा कि ये जो रॉबर्ट हुक थे वो किस किस चीज का डिस्कवरी किए थे। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल, या कह सकते हैं कि ये क्या था, सेल वॉल। उन्होंने क्या किया, सेल का डिस्कवरी किए जो कि डेड सेल था। बट उन्होंने क्या सीखा, प्लांट में। तो प्लांट में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, उसके अंदर कुछ और तो था नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुकी थी। तो यह कह सकते हैं कि ये सेल का डिस्कवरी किए, या कह सकते हैं कि उन्होंने सेल वॉल का भी डिस्कवरी किया, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर था जिसे उन्होंने देखा था वो क्या थे, वो एक सेल वॉल थी। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा रॉबर्ट हुक के बारे में एंड उनकी दुनिया, जिसकी वजह से आज हम लोग सेल
द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को पढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने इस चीज को किया कब, तो वो किए 1665 में। अब कैसे किए, तो उन्होंने खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया, एक प्रिमिटिव सा एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप बनाए, और जिसके थ्रू उन्होंने क्या देखा, कॉर्क सेल देखे। कॉर्क सेल क्या होता है कि बार्क ऑफ ट्री, अगर किसी पेड़ का बार्क लिया जाए, जो छिलका होता है पेड़ का, जो क्या रहता है, डेड सेल का रहता है, उन्होंने उसको लेकर के माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। फिर इसको कैसा स्ट्रक्चर देगा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने उसका बोला भी कि ये कैसा दिख रहा है, कि हनी कॉम्ब जैसा ये दिख रहा है। फिर क्या किया, उन्होंने उसका नेम दिया। क्या नेम दिया, तो सेलुला। सेलुला वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि लिटिल कंपार्टमेंट, इम्पटी कंपार्टमेंट, खाली से कंपार्टमेंट था, छोटा छोटा कंपार्टमेंट था, ठीक है। उन्होंने इसको देखा। फिर क्या किया, फिर उन्होंने इन सब चीजों के बारे में कहाँ पर लिखे, तो वो एक बुक लिखे थे जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, और माइक्रोग्राफिया में ही उन्होंने पूरे सेल के बारे में सब कुछ बताए थे। तो अगर कहा जाए कि रॉबर्ट हुक किस किस चीज का डिस्कवरी किए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने या तो कह सकते हैं कि वो सेल का डिस्कवरी किए, या कह सकते हैं कि उन्होंने सेल वॉल का डिस्कवरी किया। आई होप कि आप लोगों को रॉबर्ट हुक के बारे में समझ में आ गया होगा। देन आते हैं नेक्स्ट साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था, एंटन वेन ल्यूवेनहॉक। एंटन वेन ल्यूवेनहॉक ने अपना एक महान काम किए थे। उन्होंने अपना काम किया था 1674 में। देखो 1665 में कौन किए थे, रॉबर्ट हुक किए थे, एंड 1674 में एंटन वेन ल्यूवेनहॉक। कहा जाए तो कि अप्रोक्स 9 ईयर लेटर, मतलब कि 9 साल के बाद उन्होंने क्या किया, कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कह सकते हैं, लिविंग सेल का उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो क्या पहले लिख सकते हैं, डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड लिविंग सेल। बट द क्वेश्चन दैट राइज हियर कि उन्होंने कैसे देखा। ऑब्वियसली वो जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप बनाए। तो ऑब्वियसली ये अगर लिविंग सेल को देख पाए, इसका मतलब इसका जो माइक्रोस्कोप होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो ज्यादा पावरफुल वो कैसे बनाए, तो ही यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ही यूज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन of lens to see living cell, क्या कह सकते हैं कि मोटाइल थिंग्स, मोटाइल थिंग्स। मोटाइल थिंग्स मतलब, मोटाइल मतलब होता है कि जो मूवमेंट कर पाए, मोटिलिटी हो, जिसमें मूवमेंट कर पाए, वो क्या होता है, वो मोटाइल थिंग्स होती है। तो मोटाइल थिंग्स कौन सा, कि ऑब्वियसली सेल जो होता है वो क्या होता है, वो लिविंग स्टेट में होता है। हो सकता है कि वो मूवमेंट कर पाए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने सबसे पहले कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज किया, मतलब कि जो रॉबर्ट हुक किए थे उससे को उन्होंने थोड़ा एडवांस किया, कैसे करके, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करके। अब इसको भी थ्रू समझते हैं एग्जांपल के थ्रू, कि जैसे देखो कि ये एक लेंस है, ठीक है, ये 40x का है सपोज करो, ठीक है, एंड दूसरा लेंस है जो कि 20x का है, 20x का। एक बात बताओ कि अगर किसी चीज को हम लोग को डिटेल में देखना है, हम लोग क्या करेंगे, पहले एक मोबाइल लेंगे और उसको पूरा जूम करके देखेंगे। अगर उससे हम लोग को अच्छे से ना दिखे, तो मोबाइल के सामने दूसरा मोबाइल रखेंगे, और वो जो मोबाइल में जितना जूम किया गया था ना, उसको और भी ज्यादा जूम करेंगे। तो ऑब्वियसली वहां पर दो मोबाइल आ जाएगा, और इसमें जितना जूम रहेगा उससे ज्यादा जूम दूसरे मोबाइल में हो जाएगा। ठीक वैसे ही उन्होंने वहां पर किया था। वो क्या किए थे, 40x का क्या लिए थे, कि उन्होंने एक लेंस लिया, और फिर क्या लिए कि उन्होंने 20x का एक और लेंस लिया, ठीक है। और फिर क्या किए, इस दोनों को कंबाइन करके, मतलब कि एक के ऊपर एक रख करके वो क्या किए, उसके बाद उन्होंने सेल को देखा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60x नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 40x इंटू 20x। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 800 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये देखो, एक छोटा सा अगर एक पॉइंट लिया जाए, तो ये इतना छोटा है, अगर इसको हम लोग 800 टाइम्स जूम कर देंगे तो कितना बड़ा हो जाएगा। ठीक वैसे ही वो क्या किए, कि उसको 800 टाइम्स जूम करके देन उसके बाद क्या देखे, वो लिविंग सेल को देखे। उन्होंने लिविंग सेल में सबसे पहले किस चीज को देखे थे, तो ही सॉ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और क्या उसके बाद देखे थे, उन्होंने बैक्टीरिया को देखा था, देखे थे ऐसा जो कि मूव कर पाते हैं। उन्होंने इन सबको चीज को देखा था, जो कि क्या थे, एक मोटाइल थिंग्स है। ये सब क्या है, मोटाइल थिंग्स, मोटाइल थिंग्स। और इसका उन्होंने एक नाम भी दे दिया मोटाइल थिंग्स को, उसको क्या कहते हैं, एनिमल क्यूल, एनिमल क्यूल।
तो उन्होंने उसका क्या नेम दे दिया, एनिमल क्यूल। ठीक है, वैसे तो ये सिलेबस नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो क्या किया, सबसे पहले वो क्या किए कि उन्होंने क्या किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज किया टू सी मोटाइल थिंग्स, या कह सकते हैं कि लिविंग सेल। और वो कैसे करके किए, तो उन्होंने दो लेंस लिए, एक 40x का था जो 40x जूम करते थे, मतलब कि 40 गुना, अगर कोई चीज इतना छोटा है उसको 40 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा रही थी। और दूसरा जो 20x का था उसका उन्होंने, और दोनों को कंबाइन करके क्या किए, तो 800x हो गया। उसके बाद वो क्या किया, मतलब कि 800 टाइम्स वो बड़ा दिखेगा। उसके बाद वो क्या किया कि मोटाइल जो मूवमेंट कर पाती उन सबको उन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखे। तो वो क्या किए, वो लिविंग सेल को देखे। क्या किए, वो लिविंग सेल को देखे। ऑब्वियसली जो मूवमेंट कर पा रही है वो लिविंग होंगे, तो लिविंग सेल को वो देखे। ठीक है, फिर उन्होंने अगर कहा जाए तो डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, इसलिए इसको नाम दे दिया कि ये लिविंग सेल का डिस्कवर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस, हमारे सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होती है जिसको कहा जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, उसका डिस्कवरी किसने किया था। तो थर्ड आते हैं रॉबर्ट ब्राउन, जो कि अपना काम कब स्टार्ट करते हैं, मतलब कब उन्होंने इस महान काम को किया था, 1831 में। इसके बारे में ज्यादा तो नहीं दिया गया, बस इतना ही दिया गया है कि डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और उन्होंने न्यूक्लियस को क्या बोला, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बाद इतने सालों के बाद वो क्या किए थे, 1831 में वो इस काम को किए थे। उसको तो पता होगा सेल कैसा दिखता है। फिर जब उन्होंने न्यूक्लियस को देखा तो वो कैसा दिखा था, एक नट के जैसा दिखा था। उन्होंने इसका बोला कि लिटिल नट के जैसा ये दिखता है। तो ये था रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, एंड ये था पूरे डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में। हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में बस इतना ही दिया गया। सेकेंड में कौन आता है, एंटन वेन ल्यूवेनहॉफ, जिन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया था, वो 1874 में क्या किए थे कि वो देखे थे लिविंग सेल को। अब किस किस सेल को देखे थे, तो वो देखे थे प्रोटोजोआ को देखे थे, वो बैक्टीरिया को देखे थे, स्पर्म सेल को देखे थे, जिसको उन्होंने कहा मोटाइल थिंग्स एनिमल सेल का। वो कैसे करके देखे थे, तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का यूज करके वो उसको 800 टाइम्स जूम करके उस चीज को देखे थे, मतलब कि मोटाइल थिंग्स को देखे थे। देन आता है रॉबर्ट बोरॉन 1831 में न्यूक्लियस का डिस्कवर करते हैं, और वो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, वो लिटिल नट के जैसा दिखता है। आई होप कि आप लोग को डिस्कवरी ऑफ सेल समझ में आ गया होगा। देन होता है, अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है इसका डिवीजन किया जाता है किस बेसिस पर, इसमें कितने सेल प्रेजेंट है। डिवीजन किस बेसिस पर होता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कि कितने सेल प्रेजेंट है एक ऑर्गेनिज्म में, कितने सेल प्रेजेंट होते हैं। मैं तो बोलती थी ट्रिलियन ऑफ सेल भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हाँ, इसके लिए इसको दो ही पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। वो कौन कौन सा होता है, नंबर के बेसिस पर एक होता है यूनिसेलुलर एंड सेकेंड होता है मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब क्या होता है, यूनि वर्ड का ही मतलब होता है वन, और सेलुलर मतलब होता है ऐसा सेल जो कि सिर्फ ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो, उसको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। एंड ऐसा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब देखो यूनिसेलुलर के बारे में अगर डिटेल में पढ़े तो लिख सकते हैं कि बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल। एक अकेला सेल क्या बनाते रहता है, पूरा बॉडी बनाता रहता है। ऑब्वियसली अगर एक अकेला सेल से बन रहा है तो सारे फंक्शन वो एक अकेला सेल ही परफॉर्म करेगा। इससे पहले हम लोग इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में भी अगर लिखे तो इकोली, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, सिर्फ इकोली ही नहीं होता है। इसके बाद और क्या होते हैं, सबसे फेमस अमीबा, पारामीशियम, इटीसी। तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग अभी इसको देख नहीं सकते क्योंकि ये क्या होता है, एक यूनिसेलुलर होता है और हम लोग इसको निकेड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक है, तो इससे बना हुआ रहता है। इसका मतलब कि ये जो सिंगल सेल होते हैं वो क्या कर रहे होंगे, सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि सिंगल सेल परफॉर्म
all the function एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करते रहते हैं, वो भी कौन सा, एक सिंगल सेल। तो सिंगल सेल मतलब कि एक सेल जो होता है, अगर किसी चीज में एक सेल प्रेजेंट रहेगा, ये तो मैं बता चुकी थी कि वो क्या होता है कि सिंगल सेल प्रेजेंट रहेगा, वो क्या होता है कि सिंगल सेल से पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो सिंगल सेल क्या करते रहते हैं, सारे फंक्शन परफॉर्म करता रहता है। कौन सा फंक्शन, जो कि उसके लिए जरूरी रहता है, हमारे लिए नहीं, उस सेल के लिए। जैसे अमीबा लिया जाए या पारामीशियम, उस सेल को जिस जिस चीजों की जरूरत रहती है वो सारा काम कौन करते रहते हैं, वो एक सिंगल सेल परफॉर्म करते रहता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि इसके बाद अगर मल्टी सेलुलर के बारे में लिखें, मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। तो बॉडी इज मेड अप ऑफ, यहाँ पर मेनी सेल लिख सकते हैं या लिख सकते हैं कि मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल। मतलब कि एक सेल से ज्यादा अगर कुछ भी रहेगा, मतलब ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो कि दो सेल से मिलकर बना हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर कहेंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बना हुआ को हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं, और एक सेल से जितना भी रहता है, एक सेल से ज्यादा जितने भी रहते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। चाहे कोई ऑर्गेनिज्म दो सेल का बना हो या चार सेल का बना हो, सबको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं। इसके एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो इसके एग्जाम्पल तो भरे पड़े हैं, हम खुद है एग्जाम्पल। तो क्या होगा, ह्यूमन, प्लांट, इंसेक्ट एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब कि लेबर मतलब होता है काम, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, काम का बंटवारा देखने को मिलता है। अब कैसे करके देखने को मिलता है, जैसे देखो अगर हम लोग खुद का एग्जाम्पल, हमारे आंखों का काम क्या है, देखना है। तो अगर हम लोग आंख को बोलेंगे कि तुम सुनो, आज से तुम सुनना स्टार्ट कर दो, तो क्या हमारा आंख स्टार्ट कर देगा, नहीं, वो देखेगा ही। ठीक वैसे अगर कान का काम है कि सुनना, तो अगर हम लोग कान को बोलेंगे कि तुम देखना स्टार्ट कर दो, क्या ये करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आई का, हमारे आंख का जो है उसका एक फंक्शन, उसका काम बांट दिया गया है कि तुम्हारा काम है देखना। ठीक वैसे हमारा कान जो, उसका काम बांट दिया गया है कि तुम्हारा काम क्या है, सुनना काम है। तो हमारे चाहे आंख हो, हाथ हो, या हमारे बॉडी का कोई भी सेल हो, उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन ही रहता है और वो उसी को परफॉर्म करता है, दूसरा फंक्शन वो परफॉर्म नहीं कर सकता। बट यूनिसेलुलर में क्या होता है, उसको जितने चीजों की जरूरत रहती है वो सब कुछ करेगा, चाहे वो सुनना हो, देखना हो। वैसे वो सुनना देखता तो नहीं है, बट फिर भी अगर कोई भी फंक्शन हो तो वो अकेला से सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगा, चाहे कुछ भी हो। बट मल्टी सेलुलर में ऐसा नहीं होता है, उसमें हर एक इंसान का, या कह सकते हैं हर एक सेल का अलग अलग काम होता है और वो उसी काम को परफॉर्म करता है। डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब कि डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग सेल क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। बट यहाँ पर आ जाता है एक एक्सेप्शन, सबसे बड़ा एक्सेप्शन, बायोलॉजी में एक्सेप्शन। वो कौन आता है, वो आता है वायरस। यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, वायरस के बारे में दिया गया है। वायरस क्या होता है, ए सेलुलर होता है, ए सेलुलर। ए मतलब होता है एब्सेंट, सेलुलर मतलब होता है सेल, मतलब कि जिसमें सेल एब्सेंट हो वो क्या होता है, ए सेलुलर। वायरस क्या है, ए सेलुलर है। मतलब वायरस ना तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वायरस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही कोरोना वायरस जो होता है ना, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब वो लिविंग कैसे होता है, तो देखो सेल क्या, ये जो वायरस होता है ये क्या करता है कि जैसे देखो ये जैसे वायरस है, तो अगर हम लोग इसको किसी नॉन लिविंग के ऑब्जेक्ट पर रख दें, नॉन लिविंग जैसे कि अगर हम लोग इसको यहाँ पर रख दें, अगर यहाँ पर रख देंगे, तो अगर इसको मैं अगर ऐसे 10 साल तक भी छोड़ दूंगी ना, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कोई वायरस है, अगर उसको हम लोग कहीं पर रख दें, किसी नॉन लिविंग सरफेस में, मतलब कि नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रख दें, और उसको हजारों साल तक रख दे, तो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि हमारे घर के फर्नीचर रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, वो ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। ठीक वैसे ही होता है ये वायरस। बट जैसे इस वायरस किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म कांटेक्ट में आता है, जैसे कि अब इस वायरस को मैं अगर हाथ पे रख रही हूँ, तो मेरा हाथ क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब क्योंकि हमारे हाथ में बहुत सारे सेल प्रेजेंट है। तो जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का कांटेक्ट में आता है, तो ये क्या करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल होता है, सेल के न्यूक्लियस पर वो अटैक करता है। सेल के न्यूक्लियस पर मतलब कि हमारे सेल के ब्रेन पर अटैक करते हैं,
ऑब्वियसली। और वो फिर क्या करते हैं कि ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है। फिर अगर वो ब्रेन को कंट्रोल कर लेगा तो ऑब्वियसली पूरा सेल जो होता है वो किसके कंट्रोल में आ जाता है, उस वायरस के कंट्रोल में आ जाता है। और इसके बाद क्या होता है कि तब जो वो वायरस होता है तब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। मतलब उसके बाद सेल कैसा, उसके बाद वायरस क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी शो करते रहता है, बट जब वो कहीं किसी नॉन लिविंग के कांटेक्ट में रहता है तो क्या रहता है, वो नॉन लिविंग रहता है। बट जब वो लिविंग के कांटेक्ट में आता है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसा बिहेव करने लग जाता है। कैसे करता है, तो अभी मैं जस्ट बताई कि वो न्यूक्लियस पर अटैक करता है और न्यूक्लियस को खुद की कंट्रोल में ले लेता है। और ऑब्वियसली उसके बाद क्या करता है, वो रैपिडली खुद को डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसके कंट्रोल में है और वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ये जो होता है, ये वायरस जो होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एक्सेप्शन इन बायोलॉजी। ये पूरे बायोलॉजी में भी एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल थ्योरी में भी ऐसा होता है कि ये एक्सेप्शन आ जाता है। अब सेल थ्योरी क्या होता है उसको अभी हम लोग जस्ट समझ लेते हैं। तो अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए सेल थ्योरी को दिया किसने था, तो दो साइंटिस्ट मिलकर दिए थे। किसका, कौन कौन थे? एक था स्क्लेडन एंड दूसरा कौन थे, स्वान। एक थे शेल्डन थे, एक स्वान थे। अब देखो शेल्डन एंड स्वान ये दोनों अलग अलग फील्ड के थे। मतलब ये जो स्क्लेडन थे, ये क्या, इन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले ये कौन थे, तो ये जर्मन बॉटनिस्ट एंड ही स्टार्टेड हिज वर्क, he started his work in 1838। और इन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया, तो 1838 में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया। कहाँ के थे, तो जर्मन बॉटनिस्ट थे। बॉटनी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या किस चीज पर सर्च कर रहे थे, प्लांट के ऊपर सर्च कर रहे थे। बट वो स्वान क्या थे, स्वान भी जर्मन के ही थे, जर्मन जूलॉजिस्ट एंड he started his work इन 1839। इसलिए कहा जाए कि सेल थ्योरी कब दिया गया, तो 1838 से लेकर के 1839 के बीच, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर दिया था। अब देखो जूलॉजिस्ट थे, ऑब्वियसली किस पर देखेंगे, ये किसी भी चीज पर अगर रिसर्च करेंगे तो एनिमल्स पर करेंगे। बट बॉटनिस्ट करेंगे रिसर्च तो किस पर करेंगे, वो प्लांट पर करेंगे। अब देखो ऑब्वियसली वे दोनों अलग अलग फील्ड के। देखो अगर आप एनसीईआरटी बुक देखोगे वहां पर यहाँ पर ब्रिटिश लिखा गया है, मतलब जो ब्रिटेन के थे। बट बाद में अगर पता चला कि ये ब्रिटेन के नहीं है, ये कहाँ के है, जर्मन के ही है। ठीक है, अब ये किस चीज पर ही रिसर्च्ड ऑन डिफरेंट प्लांट सेल, on different plant, and he found that different plant is made up of different type of cell that further make tissue। वो क्या किए, ऑब्वियसली वो क्या थे, बॉटनिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, प्लांट को देखा, अलग अलग प्लांट पर वो क्या किया, रिसर्च किए। और फिर देखे कि अलग अलग प्लांट जो है वो अलग अलग तरीके के सेल से बना हुआ है। मतलब कि एक प्लांट के सेल का अगर कुछ अलग तरीके से वो दिखता हो तो दूसरे प्लांट के सेल को देखे तो वो अलग तरीके से दिख रहा था। ऑब्वियसली अगर प्लांट के, अगर पेड़ के पत्ते की बात करें तो कुछ ऐसे लंबे लंबे पत्ते होते हैं, कुछ ऐसे गोल मटोल होते हैं, ऐसे छोटा सा पत्ता रहता है। तो ऑब्वियसली इसके जो सेल होंगे वो उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप अलग होगा। ऑब्वियसली वो हेक्सागोनल के ही रहते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो अलग दिख रहे होंगे, उसके स्ट्रक्चर अलग होगा। और जो गोल मटोल होंगे उसके स्ट्रक्चर अलग होंगे। तो क्या किया कि अलग अलग प्लांट पर, अलग अलग प्लांट पर रिसर्च की और वो देखे कि अलग अलग प्लांट जो है वो अलग अलग तरीके के सेल से बने हुए रहते हैं। ऑब्वियसली अगर सेल कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। वही यहाँ पर लिखा है कि ही रिसर्च ऑन डिफरेंट प्लांट
and he found that different plant is made up of different type of cell that further make species. बट वही ये जो जर्मन जूलॉजिस्ट थे, ये किस पर रिसर्च की, ये एनिमल्स पर किए। उन्होंने क्या किया, वो क्या देखे कि एनिमल के सेल देखे, तो एनिमल सेल के ऊपर क्या देखे कि ही found a membrane is on cell called cell membrane। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेम्ब्रेन देखा, ऑब्वियसली वो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किए। तो एनिमल्स के जब उन्होंने सेल को देखा तो देखे कि सेल के बाहर में एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, उसको उन्होंने क्या नेम दे दिया, सेल मेम्ब्रेन नेम दिया। अगर कहा जाए कि सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किसने किया है, तो सेल मेम्ब्रेन का डिस्कवरी किसने किया है, स्वान ने किया है। फिर क्या देखे कि जब उन्होंने ऐसा देखा कि जो सेल है उसके बाहर में मेम्ब्रेन है, तो फिर उसके मन में ऐसा इच्छा आई कि क्यों ना हम प्लांट के ऊपर देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि प्लांट के ऊपर भी, प्लांट के जो सेल होते हैं उसके बाहर भी मेम्ब्रेन होते हैं। ही वाज शॉक्ड, वो शॉक हो गए। शॉक कैसे हुए, क्योंकि व्हेन ही रिसर्च on plant cell, he was shocked because he found on cell membrane cell wall। वैसे हम लोग ये तो जानते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के ऊपर रहते हैं, एनिमल सेल के ऊपर वो नहीं रहते हैं। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके ऊपर भी पाया जाता है, बट वो एनिमल्स पर नहीं होते। तो जब उन्होंने सेल को देखा, जब उन्होंने प्लांट के सेल को देखे तो शॉक हो गई, क्योंकि वहां पर उसको सेल मेम्ब्रेन तो देखा, बट सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर देखा। वो किस चीज का था, वो सेल वॉल का लेयर था। एंड सेल वॉल का क्या होता है, वो एडिशनल लेयर था। किस चीज का एडिशनल लेयर था, तो वो प्लांट सेल के वो एक एडिशनल लेयर थे जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं थे। बट सेल वॉल के डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो स्वान को नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि रॉबर्ट हुक जो सेल देखे थे, जो डेड सेल देखे थे, वो एक्चुअली में क्या था, सेल वॉल था। इसलिए सेल वॉल का क्रेडिट किसको जाता है, सेल वॉल का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है। बट ये नेम कौन दिए, ये नेम दिए स्वान ने दिया। ठीक है, तो स्वान कौन दिया, ये नेम दिए कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है जो कि आउटसाइड का लेयर होता है, बट इसको क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि क्रेडिट किसको मिल गया था, रॉबर्ट हुक को मिल गया था। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया हो। तो अभी हम लोग सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी में क्या क्या पढ़े। सबसे पहले सेल थ्योरी दिया कब गया था, 1838 से 1839 के बीच में दिया गया था। 1838 फिर 1838 में कौन दिए थे, एक सिल्डन थे जो क्या थे कि जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ऑब्वियसली बॉटनी थे तो बॉटनिस्ट थे, तो वो किस पर रिसर्च किए, तो प्लांट पर रिसर्च किए। और वो क्या देखे, वो अलग अलग प्लांट के सेल को देखे, और उसको पता चला कि अलग अलग प्लांट के जो सेल हैं वो मतलब कि डिफरेंट प्लांट के जो सेल हैं वो अलग अलग तरीके से सेल से बने हुए रहते हैं, और फिर वो अलग अलग टिश्यू बनाते हैं। फिर क्या हुआ, जब स्वान आए तो स्वान क्या किए, जर्मन जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना काम कब स्टार्ट किया, तो अपना काम स्टार्ट किया 1839 में। वो क्या किए, ऑब्वियसली वो जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने एनिमल को सेल को देखा, और वो क्या देखे कि सेल के बाहर में एक मेम्ब्रेन होता है जिसका उन्होंने नाम दे दिया सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन डिस्कवर करने का क्रेडिट किसको जाता है, स्वान को जाता है। फिर क्या हुआ कि उसके मन में एक इच्छा आई कि क्या ऐसा ही प्लांट में भी होता है। जब वो प्लांट के सेल को देखे तो वो शॉक रह गए, क्योंकि उसके बाहर एक एडिशनल लेयर था जिसका क्या नाम है, सेल वॉल। तो सेल वॉल नेम किसने दिया, सेल वॉल नेम दिया स्वान ने, बट क्रेडिट इसको नहीं जाता है। क्यों, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक सेल को देखे थे तो वो एक्चुअली में क्या था, सेल वॉल था। सेल वॉल का क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को, बट नेम कौन दिए थे, नेम दिए थे स्वान। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या हुआ, स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, एक आइडिया, एक आइडिया या ऐसा स्टेटमेंट जो कि प्रूफ ना हुआ हो। ये क्या है, हाइपोथेसिस मतलब होता है आइडिया जो कि प्रूफ ना हुआ हो। जैसे कि अगर हम लोग देखा जाए तो अभी हम लोग क्या होते हैं, जब हम लोग स्टूडेंट रहते हैं
सबका एक ड्रीम रहता है कि मैं बड़ी होकर ये बनूंगी, मैं बड़ी होकर ये बनूंगा, तो ये सबका एक ड्रीम होता है। बट अगर रियलिटी ये है कि सबका ड्रीम वो फुलफिल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो ड्रीम देखना हुआ ना, वो एक हाइपोथेसिस हुआ, बट इसको जो प्रूव कर पाते हैं, मतलब ड्रीम को रियल लाइफ में चेंज कर देना, रियल लाइफ में उसको जैसा वो सोचे थे वैसा ही कर जाना, ये कुछ लोग कर पाते हैं। और ये जो हो जाता है ना, इसको सपोज करो ये सेल्फ थ्योरी होता है। तो सोचना क्या हो गया, एक आइडिया हो गया, एक हाइपोथेसिस हो गया, बट उसको जब वो प्रूव कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो थ्योरी हो जाती है। ठीक वैसे पहले स्वान ने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस दी, एक आइडिया दी, और वो क्या लिखे कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और जितने भी एनिमल्स होते हैं, उन्होंने क्या किया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, इन सबका बॉडी किससे बना रहता है, या तो सेल से बना हुआ रहता है या सेल के प्रोडक्ट से बना हुआ रहता है। ये क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक हाइपोथेसिस था, बट वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए। फिर क्या हुआ कि फिर एक टाइम आया जबकि जब कौन आए कि जब सेल्डन एंड स्वान दोनों एक साथ मिले, तब उन्होंने क्या दिया कि उन्होंने क्या दिया कि सेल थ्योरी दी। सेल्डन एंड स्वान लेटर गेव सेल थ्योरी। सेल थ्योरी मतलब क्या होता है, थ्योरी मतलब होता है जो ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूफ हो सके। मतलब कि जैसे देखो पहले उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये हाइपोथेसिस दी, बट वो इसको प्रूव नहीं कर पाए। बट जब दोनों मिल गए तब क्या किया कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसको वो प्रूव भी कर दिया। स्टेटमेंट तो सेम था, बट वो उसको क्या किया, प्रूव करके बताए कि ऐसे ऐसे करके ये होता है। बट यहाँ पर ये था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सेम ही स्टेटमेंट था, और जब दोनों ने मिलकर दिया तब वो उसको प्रूव भी किए कि हमारे जितने भी सेल होते हैं और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से ही बने हुए रहते हैं या सेल के प्रोडक्ट से ही बने हुए रहते हैं। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर एक डिमेरिट आ गई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आया जो कि सेल्डन एंड स्वान प्रूव नहीं कर पाए। वो क्या था, यहाँ पर लिखा जाए डिमेरिट, या कहा जाए कि ड्रॉबैक। क्या कमी थी उसमें, वो क्या था कि देन हाउ न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म, देन हाउ न्यू ऑर्गेनिज्म न्यू सेल फॉर्म, कि तब नया सेल कैसे बनता है। अगर कहा जाए कि सारे सेल जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने हुए रहते हैं एंड सेल के प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं, तो वो नए सेल कैसे करके आते हैं। ऑब्वियसली हम लोगों के अंदर ग्रोथ होती है तो नए नए सेल आते हैं, तो नए सेल आते कहाँ से। और ये जो क्वेश्चन था, ये जो सिल्डन एंड स्वान का जो सेल थ्योरी था, वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए। देन लेटर कौन आए, इसके बाद आए एक न्यू हीरोज इस मूवी के अंदर, वो कौन थे, रुडोल्फ विर्को। 1855 में रुडोल्फ विर्को आए 1855 में, और फिर वो क्या बोले, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या था स्टेटमेंट, omnis cellula e cellula। omnis cellula e cellula कहने का मतलब कि वो अपने लैंग्वेज में इसको बोले थे। अगर इसको हम लोग ट्रांसलेट करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है न्यू सेल arises from pre-existing सेल। मतलब कि जितने भी न्यू सेल होते हैं, जितने भी नए सेल आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, पुराने, मतलब इससे पहले जो सेल एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उससे आते हैं। जैसे कि देखो कि अगर कहा जाए कि ये न्यू सेल कैसे आया, तो न्यू सेल इससे पहले जो सेल हुआ होगा, वो सेल खुद को डिवाइड कर दिया होगा एंड देन उसके बाद ये नया सेल बन जाता है। तो उन्होंने क्या बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला मींस न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसके बाद क्या हुआ कि सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप हुआ मिला। तो अगर कहा जाए कि हु गेव फाइनल शेप टू सेल थ्योरी, तो रुडोल्फ विर्को ने सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया। तो रुडोल्फ, ये लिख सकते हैं, ही गेव अ फाइनल शेप टू सेल थ्योरी। ऑब्वियसली इसका एक ड्रॉबैक था, बट उनको पूरा कौन किए, तो रुडोल्फ विर्को किए। और कहा जाए कि फाइनल शेप सेल थ्योरी को कौन दिए, तो रुडोल्फ विर्को ही दिए। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले स्वान जो थे वो एक हाइपोथेसिस दिए थे, एक आइडिया दिए थे जिसको वो प्रूव नहीं कर पाए थे। वो क्या था कि बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब कि प्लांट की जो बॉडीज होती है वो सेल से बने हुए रहते हैं, एंड सेल के, प्लांट एंड एनिमल दोनों के, या वो सेल के प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं। देन लेटर क्या हुआ कि दोनों जर्मन के, तो वो दोनों साथ हो सकता है कहीं पर किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कहीं पर किसी एसोसिएशन में मिले हो। फिर वो दोनों मिल करके देन क्या दिए कि देन उन्होंने एक सेल थ्योरी दिया। थ्योरी मतलब कि ऐसा स्टेटमेंट जिसे वो प्रूव कर दिए। वो क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए रहते हैं, वो सेल से बने हुए रहते हैं या सेल के प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया ये कि अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने हुए रहते हैं एंड सेल के प्रोडक्ट से बने हुए रहते हैं, देन नया सेल कैसे आता है, हाउ न्यू सेल आर फॉर्म। बट जो सेल थ्योरी था सेल्डन एंड स्वान का, वो इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो इस क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो लेटर 1855 में एक न्यू हीरो का एंट्री हुआ सेल थ्योरी में। वो कौन थे, रुडोल्फ विर्को थे। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने अपने स्टेटमेंट अपने लैंग्वेज में बोले, ओमनी सेलुला ई सेलुला मींस न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अभी के टाइम पर कोई नया सेल है तो वो कहाँ से आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो पुराने सेल से आ रहे हैं। पुराने सेल जो एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो खुद को डिवाइड कर दिए होंगे एंड देन वो न्यू सेल बन जाती है। तो अगर कहा जाए कि सेल थ्योरी को फाइनल शेप कौन दिए, तो फाइनल शेप दिए रुडोल्फ विर्को। कब किए ये काम, तो उन्होंने 1855 में किया। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।